डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 3 इयर्स सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट जून साइकिल के लिए बेसिकली फोकस्ड, लेकिन हर साइकिल के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थीम पे 2021, 2022 और 2023 के जो क्वेश्चन आए हैं उसको कल आउट मीन्स कि उसको पिक करके पेपर में से, और चलिए एनालाइज करते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी और क्या रिसोर्सेज अपनाने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये एक तरह का कंपाइलेशन वीडियो है, क्योंकि मैंने 2022 23 के भी एनालिसिस किए हैं, 2021 22 के भी, तो दोनों को मिक्स करके। सो अधिकतर जो इसमें से स्लाइड हैं वो प्री रिकॉर्डेड है, मैंने पहले ही उसको नरेट किया है, लेकिन एक नए रूप में, जिससे कि आप एक साथ देख पाएं 3 साल के क्वेश्चन को। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूजीसी नेट 3 इयर्स थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 21, 22, 23 papers which will be useful for all competitive examination of course। सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सिलेबस की तरफ फोकस कीजिए। सिलेबस जो है बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सिलेबस से ही ये पूछते हैं। इस चीज को यदि आप ध्यान देंगे तो आप अच्छा करेंगे। यदि ऐसे ही आप सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे कुछ भी, तो उससे फायदा नहीं होगा। आप यहाँ देखिए, जैसे इकोलॉजिकल अप्रोच है तो आपको क्वेश्चन इससे आएंगे। अब यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बस पिक कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे एनपीए है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, इसको एनपीएम आप कह सकते हैं, गुड गवर्नेंस कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, तो थ्योरी ऑफ लीडरशिप है तो आपको वो पूछा जा सकता है। मैरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नर्ड स्पेशल मेंशन है, तो इस पर आपको बहुत तैयारी करनी चाहिए एंड लाइक दैट। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यूजीसी नेट की जो गाइड है बहुत पॉपुलर है आप लोग के बीच में, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आप यहां से उसको पा सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो की होगी उसमें क्लिकेबल लिंक भी होगा। और ये जो 100 MCQ है, ये आप समझ लीजिए लीस्ट कॉस्ट पे आप जो टेस्ट सीरीज मैंने चलाया था पिछले साइकिल के लिए, उसकी निचोड़ है। उसमें जो 1000 जो बेस्ट क्वेश्चन नेट जेआरएफ लेवल के हो सकते हैं, वो भी थीम वाइज और फिर मिक्स थीम, उसको एक बुक फॉर्म में जो है किंडल वर्जन में अमेजन पे आप पा सकते हैं। मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि आप इस गाइड को पढ़ने के बाद इससे जरूर प्रैक्टिस करें, कम से कम 6 से 7 बार, और इस गाइड को भी 6 to 7 टाइम्स जो है रिवाइज करें, और जो पॉल साइंस हेल्प की जो वीडियो है उसको भी 6 to 7 टाइम देखें, यदि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी लेनी है तो। अब आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 2021 शिफ्ट 1 से, फिर उसके बाद 2021 शिफ्ट 2, फिर 2022 के दोनों शिफ्ट, और फिर 2023 जो मार्च में एग्जाम हुई थी उसके दोनों शिफ्ट। तो बेसिकली 6 पेपर का ये एनालिसिस होगा। In 1989, the World Bank conceptualized governance in the context of each of the following nation। यहाँ पे देखिए, पहले तो गवर्नेंस जो है, अब तक आप लोग को जरूर पता होगा कि गवर्नेंस है क्या। यदि नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में फर्क होती है, और ये फर्क जो है वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया है। गवर्नेंस से यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए यूज करने के लिए कैसे निर्णय लिए जाते हैं, और उन निर्णय को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। निर्णय क्या केवल सरकार लेती है, कि सरकार जो है इसमें जनता से भी पूछती है, सिविल सोसाइटी की भागीदारी होती है, एमएनसीज, प्राइवेट और मार्केट, इसकी भी भाग, मतलब सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि एक कोई सरकार लेती है, और सब मिलकर इंप्लीमेंट, सबका सहयोग होता है, मतलब पार्टिसिपेटिव होता है, कि केवल सरकार करती है। क्या वो ऑथोरिटेटिव वे में डिसीजन लिया जाता है कि कंसल्टेटिव वे में लिया जाता है। दिस इज गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट से ज्यादा बड़ा जो है मॉडल। आपको पता है कि जब ये मोदी जी की सरकार आई थी तो ये नारा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नमेंट का रोल केवल नहीं होगा, सबका, मतलब सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास होगा। तो ये गवर्नेंस मॉडल है बेसिकली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये किसके कॉन्टेक्स्ट में ये इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने ये दिया था, मतलब कहाँ पे स्टडी किया था, जिससे कि उन्होंने 1992 में अपने रिपोर्ट में गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया, गुड गवर्नेंस। तो वो उन्होंने सब सहारन अफ्रीका में किया था, जो सबसे एकदम पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पे डेवलपमेंट के मॉडल को एक तरह से स्टडी करने के लिए ये पाया गया कि गवर्नेंस वहां पे वीक है, मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं। यदि लोगों की सॉरी यदि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो वो इंप्लीमेंटेशन में भी नहीं होगी। यहां से यह आया, और इससे गुड गवर्नेंस का भी जो है निकलता है आइडिया, और वो 1992 में जो उनकी रिपोर्ट थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उससे आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड गवर्नेंस के जो 8 क्राइटेरिया हैं वो भी पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकग्रेगर इन हिज सेलिब्रेटेड टेक्स्ट ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज। ये बुक को भी आपको याद रखना है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकग्रेगर जो है वन ऑफ दोज थिंकर जिन्होंने की मोटिवेशन पे काम किया है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो मतलब इनकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। मतलब इनका कहना है कि दो टाइप के एम्प्लॉय आप ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर देख सकते हैं। एक जो खुद सेल्फ ड्रिवन होते हैं, उनको वो वाई टाइप के एम्प्लॉय कहते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उनको आपको थोड़ा लिबर्टी देना होगा, मतलब छूट देनी होगी। और उसका उल्टा जो है वो एक्स टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, जिनको एक तरह से ठेला गाड़ी आप कह सकते हैं। आपको हमेशा उसको पुश करना होगा, उसको टारगेट देना होगा, क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी। तो अब आप इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, ये सब जो है उनके थ्योरी के एकदम बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी जो काम के प्रति दिया गया है, ये उनका नहीं कहना है। और यहां इससे भी आप निकाल सकते हैं कि यहां पे ABCD कोई है नहीं। आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शंस चलिए, तो इसका मतलब एक ना एक कोई गलत करना है, तो सबसे जो कमजोर करी है वो ये है। बाकी तो वो ह्यूमन के वर्क के बारे में कहते हैं, तो आप उसको नहीं छांट सकते। इसलिए यही जो है रॉन्ग आंसर होगा। तो यदि ये रॉन्ग होगा तो ABC जो है सही अपने आप हो जाती है। हु क्वाइंट ब्यूरोक्रेसी एज द स्टेट्स कॉन्शियसनेस। यहां पे आकर के मार्क्स का जो थॉट है ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत पॉजिटिव जैसा लगता है। वो ब्यूरोक्रेसी को क्रक्स मानते हैं, उसी के चलते कैपिटलिस्ट स्टेट जो है इतना इफिशिएंट प्रोडक्शन कर पाता है, उसको वो स्टेट्स कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो कई चीजें ब्यूरोक्रेसी के बारे में उन्होंने अच्छी कही है, तो इसलिए ये कार्ल मार्क्स का, बस रट लीजिए। परफॉर्मेंस बजट के बारे में यहां पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है परफॉर्मेंस बजट के बारे में बातें सही है। परफॉर्मेंस बजट जो है एक नई कॉन्सेप्ट थी, अमेरिका में आई फर्स्ट हूवर रिपोर्ट से। पहले तो वहां भी इंडिया की तरह लाइन आइटम बजट होते। बजट जनरली ऐसे बनती है, पेंसिल तो 10 पेंसिल 10 रुपये, ऐसे एक लाइन, मतलब कि आइटम है, उसका लाइन है, उसकी क्वांटिटी है, प्राइस है। अभी भी बजट ऐसे ही बनती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस बजट है वो एक नया टाइप का था। अमेरिका में प्रयास, जो इंडिया में भी कोशिश की गई है, कुछ कुछ यहाँ पे भी थोड़ी बहुत लाई गई है। उसमें पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट का जिक्र होता है कि आपको मान लीजिए कि 100 स्कूल खोलने हैं, तो पूरे उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसका आउटकम क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पे, और उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, उसे क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। अब आप जब इतना जान गए हैं परफॉर्मेंस बजट कैसे डिफरेंट है लाइन आइटम बजट से, तो इन चारों को पढ़ लीजिए, ये चारों सही हैं। और जैसे कि मान लीजिए अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज टू बी मेजर्ड, क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट दैट वर्क इज मेजर्ड एंड ऑल काइंड ऑफ, तो इसको पढ़ लीजिए, ये सब सही है। अब यहां पे आकर के ये होता है कि जब ऑल ऑफ द ऑप्शन सही हो तो वही जनरली सही होती है। Which of the following statement is incorrect about human relation theory? आपको पता है एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का एक तरह से प्रादुर्भाव किया, मतलब फर्स्ट ही गेव देम। देन आप मैरी पार्कर फोलेट को भी याद कर सकते हैं, चेस्टर बर्नार्ड, इन ये सब ने भी जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे, वहां पे क्या कहा गया कि जो यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देखिए, और जो उसमें इंडिविजुअल काम करते हैं वो एक सोशल मैन है, अपने समाज, अपने परिवार में फुल्ली इम्बेडेड है। वहां की जो उन पे इफेक्ट पड़ता है, जो वहां सोचते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफॉर्मल काफी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। एक तो फॉर्मल आप रूल रेगुलेशन हायरार्की और बनाते हैं, और एक दूसरा बनता है जो कैंटीन में लोग मिलते हैं, चाय के शॉप पे मिलते हैं, पानी पीते हुए मिलते हैं, लॉबी में मिलते हैं, ताश खेलते हैं लंच टाइम में, उस पे मिलते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ग्रुप डायनेमिक्स पैदा करता है। उन्होंने अपने बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में दिखाया था एल्टन मायर ने कि कैसे जो है ग्रुप का जो इनफॉर्मल नॉर्म होता है उसको एम्प्लॉय जो फॉर्मल नॉर्म होता है उससे ऊपर रखते हैं। तो ये सारी बातें उसमें है। अब यहां पे देखिएगा तो ये वाला कट जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। ये सब करेक्ट है, लेकिन यहां पे देखिए इनफॉर्मल एलिमेंट डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जस्ट उल्टा है। डू प्ले, नॉट काट दिए तो डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट। तो इससे आपको मिल जाता है एक स्टेटमेंट इस टाइप का आउटलैंडिश या क्रूड स्टेटमेंट दे के सेटर ने आपको बहुत काम आसान कर दिया। Which of the following are the advanced idea of Mary Follett? Mary Follett and Chester Bernard आपको काफी पूछा जाता है। मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि मेरी दोनों पे वीडियो है और दो दो पार्ट में पढ़ा है। चेस्टर बर्नार्ड 2 पार्ट में जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत कम लोगों ने देखी, आई डोंट नो व्हाई। शायद मैंने उसमें सिविल सर्विसेज मेंस लिख दिया था उसके चलते, लेकिन यूजीसी नेट के लिए वो बेस्ट वीडियो है, उसको देख लीजिए, चैनल पे जाके खोज लीजिएगा। अब उन्होंने जो आइडिया दिया है फंक्शनल फोरमैनशिप का तो दिया नहीं है, ये तो टेलर ने दिया है। और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का साइमन या आप चेस्टर बर्नार्ड से जोड़ सकते हैं, तो 2 ही बच जाता है, और यहाँ पे 2 ही 2 है, तो 2 आपने गलत खोज लिया तो 2 बाकी सही मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन। इनफैक्ट उन्होंने कन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रक्टिव माना था। बहुत लोग कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट
कंस्ट्रक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अभी आपको देखेगी कि इंडिया में थोड़ी सी तानातानी हो रही है, यदि वो तानातानी से लोगों का भला होता है तो अच्छा है, वैसा कन्फ्लिक्ट अच्छा है, वही चीजें करें, क्योंकि उससे एक हायर लेवल पे जो है दोनों मिलके पहुंचते हैं। जो हेगल कहते हैं ना, थेसिस एंटीथेसिस, उन दोनों का जब टसल होता है तो सिंथेसिस होती है। तो उसी तरीके की बात मैरी पार्कर फॉलोट करती हैं। वो कहती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कन्फ्लिक्ट होती है वर्कर्स और मैनेजमेंट बीच में, उसको सुलझाने के 3 तरीके हो सकते हैं, डोमिनेशन, कंप्रोमाइज, इंटीग्रेशन। इन दोनों के बदले में इंटीग्रेशन जो है वो सही है, वो वही है जो हेगल कहते हैं हायर लेवल पे इंटीग्रेशन। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन जो है ये दो उनका सही है, तो बी और डी जो है सही है। अब आगे आप देखेंगे इस पेपर में ही कई जगह आपको कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट मिलेगा, पार्कर फॉलोट कर दिया आप याद रखें तो, इंटीग्रेशन में। अब यहां पे आइए रेंसिस लाइकट के बारे में। लाइकट ने कई चीजें दिया है। एक तो लाइकट स्केल दिया है, वही पूछा जाता है। लाइकट स्केल इंटरव्यू में यूज होती है। जैसे आपको पूछा जाए कि आप जो है डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी को के बारे में आपका क्या व्यू है? बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, थोड़ा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लाइक 5 स्केल पे आपको किसी भी आइटम के बारे में 5 स्केल 7 स्केल पे पूछा जा सकता है, मतलब आपका स्ट्रांग या वीक जो उसके प्रति जो आपकी राय है। दूसरा यहाँ पे जो है उन्होंने ये भी दिया है कि ऑथोरिटी का टाइप भी दिया है, 4 टाइप का ऑथोरिटी आप देख सकते हैं, बेनिवोलेंट, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, एक्सप्लोरेंट। अब यहाँ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अरेंज द इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफिशिएंसी, मतलब यदि ऐसा लीडरशिप स्टाइल है, मैनेजमेंट स्टाइल है, तो सबसे कम प्रोड्यूस कौन करेगा, उससे ऊपर कौन, मतलब कि इफिशिएंसी मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन होगी या ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशिएंसी होगी उसमें कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। आप देखिए एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटी सबसे कम करेगा, उससे कम, मतलब ये इतना लोगों को परेशान करता है एम्प्लॉय को कि पूरी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। फिर से तो डी से शुरू होता हुआ केवल आपका एक ही है। उसके बाद आपका बेनिवोलेंट ऑथोरिटी थोड़ा अच्छा है, उससे अच्छी तो कंसल्टेटिव है, लेकिन सबसे अच्छी पार्टिसिपेटिव है। तो इसीलिए ये हो जाएगा कॉमन सेंस। Which one of the following function is not the concern of the local government? अब यहां देखिए ये दो बार आगे भी एक क्वेश्चन आएगी। लोकल गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया जाता। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी। तो आप पब्लिक हेल्थ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी नहीं दे सकते, ये पुलिस का काम है, ये स्टेट देखती है, तो इसको हटा दीजिए। हु रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये बुक जो है ऑसबॉर्न एंड गैबलर ने लिखा था 1992 में। ये बुक जो है एनपीएम को लाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये उसी तरीके से फ्रैंक मैरिनी की बुक ने एनपीओ को लाया था, तो 1992 में इन्होंने लिखा था। ये तो बहुत सेमिनल बुक है, इसलिए कभी आप इसको भूलना नहीं चाहिए, सब लड्डू क्वेश्चन है। Who said that public administration is the accomplishment of politically determined objective? मैंने एकदम लाल लगाया है, बस जान लीजिए। अब किसने ऐसा कहा था, ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। इसी तरह से बजट के बारे में, बजट इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ए प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, हुज डेफिनेशन इज दिस। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को करना, और वो भी इतना अननोन टाइप के। बस एक बार आप देख लीजिए, याद रहे तो याद रहे, या थोड़ा बहुत भी रिपीट हो, कभी रिपीट तो होती नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ देयर पब्लिकेशन। अब ये तो क्वेश्चन को इन्होंने इनवैलिड खुद ही कर दिया, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये सब कौन याद रखता है, इनके बुक ऐसे बुक नहीं है कि इनका डेट याद रखा जाए, तो इन्होंने खुद ही उसको एक तरह समझिए, उसमें भी उन्होंने गलत फलत कर दिया होगा तो इन्होंने। लेकिन इससे आपको इंपॉर्टेंट क्या मिलता है कि इसको देखिए कि ड्रॉर की जो ये बुक है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप जान लीजिए कि ये याजिकल डॉर ने लिखा है। इसी तरह से थॉमस आर डाई की अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी, तो ये बुक एंड ऑथर को याद कर लीजिए। मोहित भट्टाचार्य का न्यू हॉरिजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंडरसन का पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ये सारे पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन तो सब लड्डू है, आपको पता है। पोस्टकॉप जो है गुलिक ने लिखा था, गुलिक उर्विक ने इसको अपने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको प्रचार किया था काफी, तो गुलिक उर्विक के साथ जोड़ा जाता है। वैसे बेसिकली ये गुलिक का दिया हुआ है। पोस्टकॉप के जो सातों जो एक्रोनेम जो आगे बढ़ती है वो भी आपको याद रखना चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एस फॉर व्हाट देख लीजिए, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड लाइक दैट। स्टाफिंग होती है शायद एस फॉर। तो ये सब ये याद होना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थिंक कर रहे हैं, तो एक से आपका काम चल जाएगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन, रैशनल डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेड रेग्स, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप मिनोबुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट से जोड़ सकते हैं, फ्रैंक मैरिनी, डॉयट वाल्डो से। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर एडवर्ड वेटनर कहते हैं। आपको तो एक ही से काम चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे
जैसे ए का लीजिए, डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन, ए का 3 और आपका क्रैक हो गया। तो बहुत ही आसान होता है यूजीसी नेट में जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैचिंग टाइप, क्योंकि एक ही से वो काम हो जाता है। अब आइए 2021 के सिफ्ट 2 में आपने ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन 2021 में थे। एक तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, उतने ज्यादा क्वेश्चन 2022 में नहीं थे। अब यहाँ पे पैट्रिक डनलिवी को ये याद करते हैं जिन्होंने कि एलएसई में पढ़ाया भी था, और ये इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 3 घटक बताए, 3 कंपोनेंट। अब ये भी कॉमन सेंस, आपको कुछ नहीं भी पता है ना, लेकिन ये पता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। कैसे? देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेटाइजेशन कभी नहीं होगा। ये तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन के अगेंस्ट था, रिजिडिटी के अगेंस्ट था, टीमिडिटी के अगेंस्ट था। सेंट्रलाइजेशन नहीं था, डिसेंट्रलाइजेशन था। कंजर्वेशन नहीं था, मतलब इसमें लिबरलिज्म था। तो यहां पे एक ही बच जाता है, इसमें डिसएग्रीगेशन था, जिसको आप डिविजनलाइजेशन कह सकते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को तोड़ दो छोटे छोटे डिवीजन में, डिसेंट्रलाइज कर दो। कंपटीशन लाओ, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, बीच में भी कंपटीशन, इंसेंटिवाइज करो, जो अच्छा काम करे, जो आउटपुट दे, उसका परफॉर्मेंस मेजर करो, उसको डिफरेंशियल पे दो। तो पैट्रिक डनलिवी का ये आप कॉमन सेंस से कह सकते हैं। इन्होंने जो बुक लिखा था बस इसको याद कर लीजिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज डेथ, लॉन्ग लिव डिजिटल एरा गवर्नेंस, ये भी इन्होंने लिखा था। मतलब कि एक तरह से क्रिटिक ऑफ एनपीएम भी थे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ने डगलस मैकग्रेगर का देखा थ्योरी एक्स एंड वाई। उसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग देते हैं, जिस थ्योरी कहते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। यहाँ तो वही पूछ ही रहे हैं कि ये कौन सी थ्योरी दिया है, तो मोटिवेशन थ्योरी। और इन्होंने इसमें इस बुक में इसको दिया था द मोटिवेशन टू वर्क। इनका बेसिकली कहना था ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के आप मोटिवेशन दे सकते हैं, मतलब 2 टाइप के इंसेंटिव दे सकते हैं। एक हाइजीन फैक्टर है, जो यदि आप जैसे कि मान लीजिए सैलरी हो गई, वर्किंग कंडीशन हो गए, रेस्ट रूम हो गया, लंच ब्रेक हो गया, टाइमिंग हो गई, यदि ये सब में दिक्कत होगी ना तो परफॉर्मेंस जो है घटेगा, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन घटेगी। लेकिन यदि आप ये देंगे तो ये कोई बढ़ेगी नहीं, बस यहां तक रहेगी। लेकिन एक दूसरे फैक्टर है मोटिवेशनल फैक्टर, लाइक आप वर्क को इनरीच कर दें, उसको प्रमोशन दे दें, लोगों को अचीवमेंट फील हो, लोगों का काम में जो है वैल्यू एडिशन हो, उसको ट्रेनिंग हो, उसकी कैपेसिटी बढ़े, रिकॉग्निशन मिले, तो वो मोटिवेशनल फैक्टर, उससे बहुत तेजी से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मैनेजर को पहचानना है कि कौन से हाइजीन फैक्टर हैं और कौन से मोटिवेशन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर को कम नहीं होने देना है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोटिवेशन फैक्टर भी एम्प्लॉय को देना जरूरी है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग इसको हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। द इसेंस ऑफ हॉथरेडियन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इल्टन मायो, बेसिकली इस क्वेश्चन का इंग्लिश में जो भी लिखना चाहते हो, इसमें से कह रहे हैं कौन कौन सा हॉथरेडियन एक्सपेरिमेंट है। तो इसको आर्ट ऑफ कटिंग मेटल तो आपको पता है, टेलर का है। इसको यदि आप छोड़ दीजिए तो ये तीनों हैं, तो 3 को टिक मार लीजिएगा। इन्होंने जो चौथा जो इसमें नहीं दिया हुआ है वो है आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम। इन सब के मैंने डेट भी दिए हैं, कब से कब तक हुआ है ये भी पूछा जाता है, अरेंज करने भी पूछा जाता है। इवोल्यूशनरी फेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेनरी निकोलस ने दिया है, ये तो काफी पूछा जाता है, कब से कब तक रहा है, ये भी टेबल बना के भी मैच करने कहा जाता है। सबसे पहले पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी आती है, 1887 से शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है जो 27 से 37 चलती है। फिर 38 से 47 एरा ऑफ चैलेंज, जहां पे कि हर्बर्ट साइमन मजाक उड़ाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी और पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1970 से। तो इसका मतलब कि शुरुआत कहां से होगी, बी से होगी, और बी एक ही में है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जिस क्रम में मैंने मिलाया है वही क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फॉल्स अंडर द जोन ऑफ इंडिफरेंस परमानेंट बाय चेस्टर बर्नार्ड। देखिए, चेस्टर बर्नार्ड ने एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ इंडिफरेंस का। मान लीजिए इंप्लॉय को आप ऑर्डर करते हैं, उसका एक ब्रेन है, ये एक जोन ऑफ इंडिफरेंस है, एक प्यून है, एक बॉस है। तो अब बॉस यहां बैठ करके जो है प्यून को, बॉस जो है ऑर्डर दे रहा है प्यून को, ये दिमाग है प्यून का। तो अब इसमें समझिए क्या वो कहना चाहते हैं कि कुछ ऑर्डर ऐसा होगा जो यहां फॉल करेगा जोन ऑफ इंडिफरेंस में, जीओआई में। जैसे चाय पिला दो, फाइल ले जाओ, इसको बुला लो, इसमें ना वो दिमाग भी नहीं देगा प्यून, खट से वो काम करेगा। लेकिन यदि बॉस बोलेगा कि मेरे घर पे सब्जी पहुंचा दो, उसको जाके डांट आओ मेरे बिहाफ में, या इस टाइप की चीजें कहेगा जिसपे वो क्वेश्चन कर सकता है कि मैं ये काम क्यों करूंगा। या उसको कहेगा कि तुम कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालो, उसको पता ही नहीं है कंप्यूटर से कैसे निकालना है, तो वो क्वेश्चन करेगा। तो ये जोन ऑफ इंडिफरेंस के बाहर पड़ जाएगा। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस उनका कहना था कि मेंटल जोन है सबॉर्डिनेट का, जहां पे कि जो कम्युनिकेशन होता है बॉस का, उसको ऑलवेज वो ऑथोरिटेटिव लेता है, मतलब उसको एक्सेप्ट करता है बिना किसी क्वेश्चन के। जो यहां लिखा है, those which are unquestionably acceptable to the subordinate।
बाकी पढ़ लीजिएगा। तो ये सब बातें उन्होंने अपने फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में कहा था। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बुक ने जो है, या इस थॉट ने जो है, वो हर्बर्ट साइमन को इन्फ्लुएंस किया। ये भी एक जगह यूजीसी नेट या अदर एग्जाम में पूछा गया है। ये तो बहुत ही आसान है, एक ही दो से मिल जाएगा, लेकिन फ्रेडरिक टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पे कि एक तरह से मैनेजमेंट और जो 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 एम्प्लॉय हैं, वर्कर है, उन दोनों का मेंटल रिवॉल्यूशन हो जाता है यदि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपनाए। पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया है। चेस्टर बर्नार्ड आपने अभी देखा, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब्राहम मास्लो ने जो है वो उन्होंने दिया है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मैंने कई बार बताया भी आप लोगों को, ये हायरार्की ऑफ नीड है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान, फिर यदि ये मिल जाए तो सेफ्टी का, उसके बाद लव, बिलोंगिंगनेस, उसके बाद ईगो की नीड होती है, सेल्फ स्टीम की नीड, और सब नीड पूरा हो जाए तो उसके बाद जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। इस तरह हायरार्की ऑफ नीड की बात करते हैं अब्राहम मैस्लो। तो आपने 3 जो है मोटिवेशनल थिंकर का पढ़ लिया इस क्वेश्चन के थ्रू। एक है डगलस मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, हर्जबर्ग जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया, और अभी अब्राहम मैस्लो जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड। यही 3 आपको बेसिकली पूछे जाते हैं। ये मैस्लो ने जो है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में ये बुक लिखा था। यहाँ मैचिंग तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने चारों मैच कर दिया, आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी उतना ही आसान है, इसमें भी एक ही मैच से पूरा काम हो जाता है। ई गवर्नेंस जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट या प्लान कह सकते हैं, नेशनल NEGP कहते हैं। पंचायती राज 73 से आया। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस जो है ओम्बड्समैन कर सकता है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आई। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस मतलब आपकी शिकायत सुनने वाला जो है ओम्बड्समैन ही होता है। अब यहाँ पे अरेंज करना ये भी बहुत आसान है कि सबसे पहले कौन, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पहले कौन आया, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हो गई। बी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, आपको और जानना ही नहीं, सब लड्डू क्वेश्चन बन जाते हैं। निकोलस हेनरी के अनुसार से जो है उन्होंने 5A या कई बार जो है और भी 3A भी कई कहते हैं, कई 5A कहते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अभी आपने देखा डनलीवी ने दिया था, उसी तरह इन्होंने भी जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स को A वर्ड से जो है निरूपित किया। एजिलिटी, अलर्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, अलाइनमेंट, एडेप्टेबिलिटी, ऑथोरिटी नहीं है, तो ये ABC से आपका कवर हो जाता है। मनरेगा के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन कौन सा फोकस है इस स्कीम का, तो सभी है, इसको पढ़ लीजिएगा। पूरे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तालाब बनाने से लेकर रोड बनाने से लेकर के लैंड डेवलपमेंट, फ्लड कंट्रोल सभी है। तो ऑल यहाँ पे है चूंकि, तो आप आसानी से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्रेसल मैकेनिज्म ग्रीवांस। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी आपने देखा कि ओम्बड्समैन जो है वो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस के, लेकिन RTI भी वो काम करती है। क्योंकि वैसे तो RTI इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन जैसे ही आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिपार्टमेंट थोड़ी घबरा जाती है, और वो आपके शिकायत को दूर करने के बाद ही आपको आंसर देती है। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बिकम ए बिग टूल फॉर मैकेनिज्म ऑफ सेटलिंग और रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस। शिकायत दूर करने का भी ये तरीका बन गया, जबकि इसके लिए बना नहीं था। ये जो लाइन है मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये कन्फ्लिक्ट के बारे में है, वही कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट मैरी पार्कर फोलेट का। आप जरूर पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने कन्फ्लिक्ट पे काफी काम किया। यहाँ पर देखिए चेस्टर बर्नार्ड दिखते हैं, मैकग्रेगर दिखते हैं, और रेंसिस लेकार्ट वही दिखते हैं। तो सेटर के दिमाग में ये सब घूम रहे हैं, उन्हीं से वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। आपको भी इन सब थिंकर के बारे में सोचना है, उनकी काम के बारे में जानना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से इसमें से डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी प्लानिंग में। तो अब यहाँ यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें सभी तो नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई तो निकालना है इसमें, 1 या 2। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, NCAER, तो डेफिनेटली ये सब काफी रोल अदा करता है। CSI भी कर सकता है, लेकिन CAG का कोई रोल तो डेफिनेटली पॉलिसी प्लानिंग में नहीं है, ये तो पोस्टमार्टम जैसी होती है। तो इसको आप निकाल दीजिए, तो ABD जो है वो बेहतर आंसर है। ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि CSIR करती है नहीं, उसको भी आप छांट सकते हैं, लेकिन चूंकि A B यहाँ कोई है नहीं, इसलिए आपको कोई कठिनाई नहीं है। D आपको उसमें पूछ जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए आसान क्वेश्चन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ फ्रेडरिक टेलर। तो यहाँ पे आप, मैंने पूरा दे ही दिया, शॉप मैनेजमेंट ब्ला ब्ला, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसमें से कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट फिर आपको बचा लेता है, क्योंकि ये फॉलेट का आपने देख लिया है। तो पीस रेट ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ऑफ, इसकी कब कब इन्होंने लिखा है ये भी मैंने दिया। ऑफकोर्स यहाँ पे ये तो छूट गया है, चेक कर लीजिएगा नेट से। और ये भी पूछा गया, इसको अरेंज करने के लिए भी पूछा गया किसी एग्जाम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA जो है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये कब जो है सेटअप हुआ है। तो ये तो हुआ था 1954 में, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन जो लगातार पूछी जाती है कि ये किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था। तो पॉल H एप्पलबाय थे, नेहरू जी ने उनको बुलाया था, एक कमेटी को उन्होंने हेड किया था, और बताया था कि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जो है और इंप्रूव किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक थिंक टैंक खोलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो दिल्ली में खोली गई।
अब आइए हम लोग 2022 के शिफ्ट 1 पे चलते हैं। मतलब अभी हम लोग दो पेपर देख लिए। आपने ये भी देखा होगा कि 2021 में काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2022 में उतने ज्यादा क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वैसे तो ये सब सवाल टफ हो जाता है, लेकिन यहां टफ नहीं है, क्योंकि हेनरी फोयल बिल्कुल जो है सबसे पहले आते हैं। तो सी से शुरू होता हुआ ही आपको करना है, और सी से शुरू होता हुआ केवल दो ही है, तो आपका ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आप डेफिनेटली जानते हैं कि पहले फॉलेट आए हैं, क्योंकि ये लिंक माने जाते हैं क्लासिकल और नियो क्लासिकल। सबसे बाद में ड्वाइट वाल्डो आएंगे, तो बी, तो सी के बाद बी, और आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ड्वाइट वाल्डो तो आपको पता है 1970s सब में भी काफी एक्टिव थे, तो बहुत बाद के हैं। चेस्टर बर्नार्ड आपने देखा 1938 में इन्होंने बुक लिखा था, तो मैरी पार्कर फॉलेट के बाद आए। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन 5E अप्रोच ऑफ द पॉलिसी एनालिसिस। देखिए 5E में क्या होता है, पॉलिसी कितना इफेक्टिव है, इफिशिएंट है, इथिकल कंसिडरेशन है, यानी इवेल्युएशन, अल्टरनेटिव, क्या और कोई अल्टरनेटिव हो सकता था जो उसी सॉल्यूशन को पाता जो ये पॉलिसी पा रही है, और क्या इसमें कोई चेंज किया सकता है। ये 5E है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकमेंडेशन, पॉजिटिव चेंज। अब यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं, चलिए ये तो आपका आंसर तो बन गया कि एविडेंस इसमें नहीं है, लेकिन इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के बीच में डियर स्टूडेंट अंतर समझ लीजिए, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। देखिए इफिशिएंट होने का मतलब यह है कि किसी काम में आप दक्ष हैं, चाहे वो काम अच्छा है या बुरा है, समाज के लिए, आपके लिए, अलग बात है। जैसे एक बहुत क्रूड एग्जांपल है कि यदि कोई चोर जो है बहुत करीने से, बहुत इफिशिएंटली, मतलब अगेन इफिशिएंट वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से चोरी कर लेता है बिना किसी को पता किए हुए, तो इफिशिएंट है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिवनेस वैल्यू लोडेड वर्ड हो जाता है। आपके काम का असर आपके ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर क्या पड़ता है, कंट्री के ऊपर, यदि वो अच्छा है तो उसको इफेक्टिव माना जाता है। मतलब इफेक्टिव जो है वो आउटकम से रिलेटेड हो गया, और इफिशिएंसी आउटपुट से रिलेटेड हो गई। इफिशिएंसी का सिंपल जो डेफिनेशन ये होता है, कम से कम रिसोर्स में आप जल्दी से जल्दी कोई काम को बहुत अच्छे से यदि कर पाते हैं दक्षता से, तो वो इफिशिएंसी है। तो यहाँ पे पॉलिसी को केवल इफिशिएंट नहीं होना है, उसको इफेक्टिव भी होना, उसका आउटकम जो है समाज के लिए अच्छा भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जो है कोई शराब की पॉलिसी लाई, और खूब लोग शराब पी रहे हैं, और सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, और बहुत इफिशिएंटली ये पूरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये शायद इफेक्टिव नहीं है, समाज के लिए इफेक्टिव नहीं है। इससे फर्क समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिसी प्रपोज बाय थियोडर लोबी, ये काफी अभी ना सर्कुलेशन में रहा। पिछले साल थियोडर लोबी पे हर एग्जाम में पूछा गया, आई डोंट नो व्हाई। तो इन्होंने 4 टाइप की पॉलिसी दी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी और कंस्ट्रेंट। इसके बारे में अब डिटेल में तो बताना बहुत डिफिकल्ट है इस वीडियो में, लेकिन आप इसको जाके नेट पे पढ़ लीजिएगा। तो ये दो जो है ए बी से आपका कवर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीटर ड्रकर। चूंकि पीटर ड्रकर आपके जो है स्पेसिफिक सिलेबस में इसके बारे में सब पता होना चाहिए। इन्होंने ये बुक लिखा था, इन्होंने बहुत सारे वर्ड कॉइन किए हैं, उसमें से एक नॉलेज वर्कर भी है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव तो अभी आपने देखा इन्होंने दिया है। तो एक ही, चूंकि इसमें एक आपको निकालना ही है, तो 3 आपको सही मिल गया, तो एक निकल ही जाएगा। तो स्मार्ट जो है, उन्होंने जिन्होंने इसको प्रपोज किया था वो जॉर्ज डी डोरोन थे, जिन्होंने की एक एक्रोनिम है स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड मैनेजमेंट स्टाइल को स्मार्ट कह सकते हैं। अब यहां पे देखिए बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेज ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। अब स्ट्रक्चर चलिए आपको बता देते हैं, किसी भी सिस्टम में स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्ट्रक्चर को सोशल साइंस में आप समझ सकते हैं ऐसे, जो कि एक तरह का पैटर्न बिहेवियर है, पैटर्न इंटर रिलेशन है लोगों के बीच में, जो इतना क्रिस्टलाइज हो गया हजारों साल में कि वो नॉर्म, बिलीव, वैल्यू या ट्रेडिशन में बदल गया है। जैसे कि मान लीजिए परिवार एक स्ट्रक्चर हो गया है, फैमिली, या मैरिज भी एक स्ट्रक्चर हो गया है, जो हमारा किनशिप है वो एक स्ट्रक्चर है, हमारा जो सोशल कई स्ट्रक्चर होते हैं, कास्ट एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पैटर्न बिहेवियर हो गया है। आप कास्ट से समझ सकते हैं। इवन आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो एक स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर समाज में एक फंक्शन करता है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म कहता है, और इसी से वो सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल सिस्टम जो है वो बना रहता है, मेंटेन रहता है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेज ऑन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ कोर्स। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डील्स विद रिलेशनशिप अमंग पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों सही है। अब यहाँ पे देखिए तो पूरे सभी सही तो नहीं है, तो कोई ना कोई गलत होगा, तो यहाँ पर गलत मिल गया। बिहेवियरल अप्रोच एम्फेसिस ऑन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। बिहेवियरलिज्म का डेवलपमेंट से सीधा नाता नहीं है। सॉरी, तो यहां पे क्या बच गया, ए बी। आप यदि सी को निकाल दे तो ये बिल्कुल सही, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं अभी आगे तेजी से बढ़ने के लिए कह रहा हूं। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के बारे में बिल्कुल सही लिखा है, तो ए बी डी जो है इसका सही जवाब
हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप यहां से चलिए, या तो दो गलत है या एक गलत है। आपको एक गलत मिला तो दूसरे पे गौर से देखिए, इसको पढ़ने पे आपको लगेगा नहीं ये तो सही है ही। ये तो अगेन देखिए कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने कहा था घूम फिर के काफी बार आएगा, तो मैरी पार्कर फोल्ड फिर से आते हैं। क्या इससे आपका बन जाता है? देखिए ए का 4, तो ए के 4 से बनता तो नहीं क्योंकि सब में ए का 4 है, तो आपको और आगे जाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी जो आपको पता है कि बार्नर्ड ने दिया, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जोन ऑफ इंडिफरेंस, तो बी के 3, तो क्या इससे बन जाता है? इससे आपका जो है एटलीस्ट तो 50-50 गेम खेलते हैं। हायरार्की ऑफ नीड हम लोगों ने देखा कि अब्राहम मास्लो ने दिया, क्या इससे बन जाता है? सी का 2, यहाँ पे 3 लिख दिया है, 2 होना चाहिए, तो इससे आपका जो है काम बन जाता है। ऑफ कोर्स हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, ये सब रिपीटेड है, जो यहाँ आपने अभी जो पेपर देखा उससे वही चीजें दिमाग में सेट करके घूम रही हैं। गवर्नमेंट 2.0 क्या है? देखिए वेब 2.0 जो है, पहले वो समझिए, वो ये था जबकि एक तरफा वेब से, जहां पे कि वेब 1.0 में क्या था, आप जो है कुछ लिखें गूगल को, याहू को, आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप कोई वीडियो देखें, मतलब एक तरफा था, आप कुछ नहीं कह पाते थे, आप केवल देखते थे, टीवी टाइप का था इंटरनेट जो है। जब वेब 2.0 आया तो ट्विटर, फेसबुक एंड जितने भी सोशल मीडिया आप समझते हैं, यूट्यूब, ब्लॉगिंग साइट, आप खुद जो है ऑथर बन गए, आप कंटेंट क्रिएटर बन गए। वेब 2.0 था सोशल मीडिया का रिवॉल्यूशन। जब सोशल मीडिया को गवर्नमेंट यूज करने लगती है वेब 2.0 को, तो गवर्नमेंट 2.0 हो जाती है। तो यहां पे लिखा है एम्स टू हार्नेस इंटरेक्टिव इंटरनेट टूल, जब गवर्नमेंट ऐसा करने लगती है। इंपॉर्टेंट टर्म है, बस जान लीजिए। इट इज गेटिंग हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। अब इस टाइप की बात तो ऑलवेज डिफिकल्ट है, किसने कहा है, लेकिन ये बात बहुत सही है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना उतना ही आसान है जितना कि उसको चलाना डिफिकल्ट। तो ये वुडरो विल्सन ने कहा है, बस जान लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए मैंने किया कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? जहां पे कि सेंटर और स्टेट या जो फेडरेटिंग यूनिट एंड फेडरल गवर्नमेंट मिल करके हैंड इन हैंड जो है काम करे, सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं तो इसके अगेंस्ट में कन्फ्लिक्टिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कंपेटिटिव फेडरलिज्म को अच्छा नहीं माना जाता है। डुअल फेडरलिज्म को भी अच्छा नहीं मानता कि दोनों अलग रास्ते चल रहे हैं, एकदम पैरेलल चल रहे हैं। अब इंडिया में यदि आप देखें तो यूनियन स्टेट का कोलैबोरेशन इकोनॉमिक मैटर में जो जब होती है तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन वर्ड है, तो ये होगा ही, तो ए जरूर होगा। तो ए इन दोनों में नहीं है तो काट दीजिए दोनों। अब सी और डी में से एक ही आपका सही होगा, तो सी को देखिए, कंपल्सन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। डेफिनेटली डेवलपमेंट फाइनेंस में तो आपको सेंटर से चाहिए पैसे, तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, तो ये तो सी तो लगता है सही है। लेकिन डी के बारे में क्या कहना है? डायनेमिक्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब चूंकि सी या डी में एक ही सही होगा, तो आप इन दोनों में चुनना पड़ेगा बेहतर कौन है, जबकि डायनेमिक्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है मेरे अनुसार से। क्योंकि जैसे एग्जांपल देखिए कि यदि स्टेट में कोई रीजनल पार्टी है, जैसे बीजू जनता दल, और वो बीजेपी को सेंटर में सपोर्ट कर रही है, तो वहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाता है, सेंटर भी सपोर्ट करने लगता है बीजू जनता दल की गवर्नमेंट को उड़ीसा में। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन दोनों में टक्कर है कि आपको एक ही चुनना है, तो सी बेहतर है, इसलिए आप ए चुन लीजिए। यदि दोनों ही ऑप्शन होता तो दोनों ही पे आप चुन सकते थे। अब आइए 2022 के सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं। ये तो आपको अभी याद होगा यदि आप ये वीडियो को लगातार देख रहे हैं कि ये पहले ही आपको पूछा गया था, वहां पे डेट नहीं था, अब ये डेट है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, सॉरी ये तो गलती हो गई, ये यहाँ 1927। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी शुरू होती है 1887 वुडरो विल्सन के आर्टिकल से, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आपको पता है, ये वो पीरियड था जबकि ये झूलती रहती थी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाए कि मैनेजमेंट में जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एरा ऑफ चैलेंज, हर्बर्ट साइमन एंड अदर्स जिन्होंने ये काटा, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही दो से आपका ये काम चल जाएगा। Which of the following is not the hallmark of development administration? Development administration इसके फादर एडवर्ड वेगनर है, मैंने आपको बताया। यूएल गोस्वामी का भी नाम याद रख लीजिए, कई जगह वही पूछा जाता है। कई क्वेश्चन में मैंने देखा है ये कहा जाता है कि ही कॉइन्ड द वर्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एनीवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडवर्ड वेगनर ही रहता है। दोनों में क्लास नहीं होगा, फॉर गॉड से, यदि हो तो आप कटना ही पड़ेगी कि ऑफिशियल आंसर क्या होगा कि किसने क्वाइन किया, एडवर्ड वेगनर ने या यूएल गोस्वामी ने। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जब चेंज ओरिएंटेड होगा तो स्टेटस क्वेस्ट नहीं हो सकता। स्टेटस क्वेस्ट होने का मतलब है कि चेंज को रोकना। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज द ए काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द डेवलपमेंटलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन गिवन बाय द यूएसएस थिंकर। जितने भी आप रोस्टोव से लेके ऑर्गेन्स्की और जो मैंने आपको पढ़ा है एप्टर, एलिमेंट, सब ने जो एक 60-70s में डेवलपमेंट की थ्योरी दिया, उसका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यू था। मतलब उसमें ये मानना था कि यदि आपको डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होना है,
वेस्टर्न मॉडल पे, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो जाना पड़ेगा। उसको वो सरकारी जो होता है ब्यूरोक्रेटिक डंडा मारने वाला, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू कलेक्टर, उससे ऊपर उसको मैनेजर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, डेवलपमेंट का एरा को अशर करना पड़ेगा। The rise and growth of concept of new public administration can be traced to, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत नॉलेज देता है। ये कहता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दो जो इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन इवेंट। एक हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन आया था 1967 में, दूसरा फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 1967 में दोनों होती है, और थर्ड जो है वो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। ये तो गलत है, सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस नहीं, फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। और ये सब बुक जो है ये ड्वाइट वाल्डो की है, ये सब ने भी काफी हेल्प किया था। अब देखिए, आपको अच्छी तरह पता है कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है उससे ही आया है, और सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस तो 1988 में से एनपीएम आया था। यदि ये आपको पता है बेसिक फैक्ट, तो देखिए बी को आप हटाइए तो बी इसमें हट गया, बी इसमें हट गया, बी एक ही आपको, तो एक इंफॉर्मेशन से ये क्रैक हो जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सिटीजन चार्टर किस कंट्री में कब इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे मुझे पता है कि इंडिया में 97 में हुआ है, और शायद यूके में सबसे पहले 91 में हुआ था। यदि ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो देखिए कैसे क्रैक होता है। इंडिया 1987, B3, बी का 3, केवल एक ऑप्शन और आपका क्रैक। समझिए, कई बार आपको ऐसे जो है एक इंफॉर्मेशन से पूरा जो है चारों मैच हो जाते हैं। लोकल बॉडी ओम्बड्समैन, इसका मतलब क्या हुआ, पंचायती राज में या म्यूनिसिपैलिटी में जो ओम्बड्समैन होगा, लोकपाल होगा, ये किस कमिटी ने इसकी अनुशंसा की थी। ये सेकंड एआरसी ने की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली थे। यहाँ पे चलिए ये भी याद कर लीजिए कि फर्स्ट एआरसी 1966 में गठित हुई थी, जिसके फर्स्ट चेयरमैन जो है पहले मोरारजी देसाई थे, बाद में शायद वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो हनुमंथैया जो है वो उसके चेयरपर्सन बने थे। जो ये जो सेकेंड एआरसी 2005-6 में गठित हुई थी, इन्होंने 15 रिपोर्ट दिए थे सेकेंड एआरसी ने। वो भी पूछा जाता है कि फर्स्ट रिपोर्ट क्या था, सेकेंड क्या था, उसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि कौन से स्टेट ने लोकल बॉडी ओम्बड्समैन नियुक्त किया, और वो है केरला। ब्यूरोक्रेट्स रेजिस्ट चेंज, ये बड़े मजेदार सेंटेंस है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी रिजिड होती है ना, वो चेंज नहीं बर्दाश्त करती है, वो बहुत स्टेटस कोइस्ट होती है। तो ये कहने वाले एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, रॉबर्ट के मैटन, जो बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो याद कर लीजिए जस्ट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी किसके रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ था, तो वो है सांथानाम कमेटी, जो कि एक एंटी करप्शन कमेटी थी, 1962 में बनी थी। उसके सांता नाम जो है शायद जस्टिस थे, के सांता नाम, वो उनके चेयरपर्सन थे, उनके नाम पे ये है। और उन्होंने कहा था कि एक एंटी करप्शन जो है कमीशन बनना चाहिए, तो 64 में बनी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब शुरू में बनी थी 1964 में सीवीसी, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तो थी कभी नहीं, ये इवन स्टैट्यूटरी भी नहीं थी, मतलब एक जस्ट कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बन गई थी। बाद में इसको 2003 में जो है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, सीवीसी एक्ट लाया गया, और उससे इसको जो है लीगल बैकिंग दी गई, तब ये आज के डेट में ये जो है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता तो आंसर होता वुड्रो विल्सन, चूंकि पब्लिक लग गई तो ड्वाइट वाल्डो। इसी बुक से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू हुई अमेरिका में 1887 में वुड्रो विल्सन के इस आर्टिकल से, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यहीं से डाइकोटमी की भी शुरुआत हो गई एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के। मतलब इनका यह कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी या पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। पॉलिसी इज ए पॉलिटिकल मैटर, वो पॉलिटिकल लीडरशिप बनाएंगे, इनको केवल इफिशिएंट वे में जो पॉलिसी बनती है उसको इंप्लीमेंट करना है। ये यहाँ डाइकोटमी लाइन खड़ी कर दी, जो आज टूट चुकी है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा जो है वो पॉलिसी बनाने में भी सरकार को हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड, आपको मैंने कई बार बताया, जोन ऑफ इंडिफरेंस इन्होंने दिया है। कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, इसमें बेसिकली वो क्या कहता है, तराजू के दो पलड़े पे आप समझ लीजिए कि इस टाइप का कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, वहां उसकी सेटिस्फैक्शन है, सैलरी या नॉन सैलरी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, ये दोनों बराबर होगा तभी एम्प्लॉय आपका अच्छा काम कर पाएगा। दोनों में से कोई ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ होगा। यदि मान लीजिए उसका कंट्रीब्यूशन कम है, ये हल्का हो जाता है, तो उसको हमेशा डांट पड़ेगी, मैनेजर उसको भगाने की कोशिश करेगा। यदि उसका कंट्रीब्यूशन भारी हो जाता है और उसका मतलब सेटिस्फैक्शन लो हो जाता है, तो वो खुद भाग जाएगा। तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन्होंने दिया। बाउंडेड रैशनैलिटी आपको पता है, ये साइमन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको एकदम पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए ए बी सी, और चूंकि यहाँ है ही नहीं चारों, तो इसलिए आपका काम भी बहुत आसान है।
यहाँ पे देखिए रीजन एजर्सन है, ये आप मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ये इतना अरबिट है यूएसए के बारे में और इतना स्पेसिफिक है कि जस्ट उसको पढ़ लीजिए, नेट पे ढूंढ लीजिए। वैसे इसका आंसर बी था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, लेकिन आई डोंट नो क्यों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के लिया है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी ये बैट। ये क्वेश्चन वैसे तो इंडियन पॉलिटी में भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत अच्छी है कि 73rd 74 में दो बातें यहाँ पे जो लिखी हैं वो कॉमन है और कुछ बातें अलग अलग भी हैं। यहाँ के 5 ईयर इलेक्शन होगा, रिजर्वेशन फॉर वुमेन होगा, दोनों में ही बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की बात नहीं है। वैसे अभी जो है ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन दी जा सकती है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट to satisfy triple test criteria of SC and give reservation to backward classes in लोकल गवर्नेंस, और वो स्टेट है एमपी। अभी यूपी को लेके काफी विवाद हुआ था। नगर पंचायत जो है ऑफ कोर्स 74th का है, वो इसमें नहीं है। तो ये दो जो हैं तो ए एंड सी जस्ट मैंने लिया है कि आपको पता होना चाहिए 73rd 74th में क्या कॉमन है क्या नहीं कॉमन है। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है 74th में है, 73rd में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज बीन लेड डाउन इन 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में वो है जो म्यूनिसिपैलिटी के काम दिए गए हैं। 11th शेड्यूल में वो जो कि पंचायत के काम दिए गए हैं। इन दोनों में कुछ काम जो है आपको कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरी बार पूछा जा रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को। तो यहाँ पे आता है पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक ऑर्डर। बाकी ये सब अर्बन पॉवर्टी, देश ये सब है। तो ए बी सी इसमें आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस में है, सीपीए एकदम स्पेसिफिक लिखा गया, तो सीपीए के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पे अमेरिका में एक सीएजी बना था, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, जो फोर्ड फाउंडेशन ने इसको जो है फंड किया था। अब यहाँ पे थर्ड देखिए कि सीएजी वाज फंडेड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन है, ये गलत है। तो इसके चलते सी को यदि आप हटा दें तो सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, तो आपको ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसको आपको पता होगा। बाकी आप पढ़ लीजिए कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मेन रोल ये था सीएजी का, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का, कि हम डेवलपिंग कंट्री को क्रॉस कल्चर वे में जो है स्टडी करेंगे, जैसे फ्रेडरिक्स ने किया, कि वहां के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या समस्या है, और फिर हम सलाह देंगे कि कैसे वो अच्छा करके डेवलप कर सकते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जैसा बन सकते हैं, जो सोसाइटी ट्रांजिशन में, जिसको कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी फ्रेडरिक्स ने कहा। तो ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए था, ये भी पूछा जाता है। और फ्रेडरिक्स इसके बहुत साल तक चेयरपर्सन रहे थे। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अगेन फ्रेडरिक्स हैं। तो ये सब याद कर लीजिए, और ये तो बिना पढ़े आगे बढ़िए। अब आइए हम लोग 2022 के शिफ्ट 1 पे चलते हैं। मतलब अभी हम लोग 2 पेपर देख लिए। आपने ये भी देखा होगा कि 2021 में काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2022 में उतने ज्यादा क्वेश्चन। Who among the following contributed to the framing of National Rural Employment Guarantee Act? यदि आप नरेगा के बारे में यदि पढ़ोगे कि कौन इसका आर्किटेक्ट था इंडिया में, तो एक ही व्यक्ति है जो जहन में आता है, वो है ये जेंटलमैन। ये हैं तो बेल्जियम के, इनका नाम है जीन दायर जी। अभी भी ये आए थे क्योंकि नरेगा के कुछ किसान जंतर मंतर दिल्ली में भूख हड़ताल कर रहे थे, तो ये उनको ज्वाइन करने के लिए आए थे। ये इंडिया में ही रहते हैं, और जब यूपीए 1 की सरकार थी 2004 से 2009 के बीच में, तो उसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शायद मेंबर भी थे, और ये काफ़ी करीबी थे, सोनिया गांधी इनकी सुनती थी। तो इन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की एक पूरी रचना की थी, आर्किटेक्ट यही थे। सो जीन देरजी, दुरैज जैसे पढ़ लीजिए। विच अमॉन्ग द, सब इजी क्वेश्चन है, मैंने मीडियम लिखा लेकिन इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल अमॉन्ग द ओरिजिनली फ्रेम्ड 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट। आपको लगेगा, देखिए अब इसको यदि आप मत पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि 6 प्रिंसिपल सिटीजन चार्टर का मैं कहां जानता हूं। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आपने सिटीजन चार्टर यदि पढ़ा है मेरे वीडियो से या कहीं से भी, तो आपको पता होगा सिटीजन चार्टर क्या होता है। उसमें कोई भी डिपार्टमेंट, पब्लिक या प्राइवेट, वो कहती है कि भाई आपको हम ये गारंटीड सर्विस देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस है। बैंक कहेगी कि आधे घंटे में हम आपको चेकबुक दे देंगे, 20 मिनट में बैंक ड्राफ्ट बना देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे शिकायत करिए। इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। मतलब आपका हक क्या है एज ए कस्टमर, एज ए सिटीजन, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से। तो अब यहाँ पे यदि आप देखें तो चॉइस है कस्टमर को, वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, डेफिनेटली क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इन सब में ऑड वन आउट हो जाती है। तो बिना जाने हुए ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसलिए कॉमन सेंस क्वेश्चन है।
ये जो क्वेश्चन है द 4P इन द 4P थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय लुथर गुलिक, ये बेसिकली गुलिक ये थ्योरी देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को, किसी भी मिनिस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को आप 4 बेसिस पे जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग बना सकते हैं। किस बेसिस पे आप बनाएंगे, तो वो बेसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है पर्पस, पर्सन, प्लेस एंड प्रोसेस। मतलब इस बेसिस पे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब उसको बांट सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये 4P थ्योरी कहलाती है, जो कि हर जगह मैंने बताया है। वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ढल, 2 रीजन एजर्सन वाले क्वेश्चन है। रॉबर्ट ढल हैज सजेस्टेड फॉर क्रॉस कल्चरल स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आपने इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ा हो तो उसमें रॉबर्ट ढल का भी नाम आता है, मैरियम गॉस का भी नाम आता है, और फ्रेडरिक्स का भी आता है। तो इन लोगों का कहना था कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई जो है वो एक तरह से कंपैरेटिव होनी चाहिए, और कंपैरिजन जो है क्रॉस कल्चरल स्टडीज की कंपैरिजन होनी चाहिए। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग नेशन में कैसा है, ट्रांजिशन कंट्री में कैसा है, डेवलप्ड कंट्री में कैसा है, उससे क्या सबक ली जा सकती है। सो इट इज ट्रू, he believed that public administration can escape the effect of political, cultural, environmental system which in it develops। ये इसको काटता है। यही तो इकोलॉजिकल अप्रोच कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैनॉट escape, मतलब कैन के बदले यदि आप नॉट लगा दीजिए, तो इनका कहना था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने पॉलिटिकल, कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसमें इम्बेडेड होती है, जैसे एक ह्यूमन इम्बेडेड होते हैं, वो उससे भाग नहीं सकते हैं। यदि हमारे यहाँ का लार्जर कल्चर जो है इंडिया का, मान लीजिए सपोज हम कहते हैं कि लार्जर कल्चर ये है कि हम लोग ट्रेडिशन पे ज्यादा चलते हैं बनिस्पत इसके कि लिखे हुए नियम कानून। मतलब किसी, तो आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही बिहेव करेगा। यदि आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी बाबू आपको बोलेगा कि भाई ये नहीं हो सकता। यदि आप उसको नियम कानून ऐसे दिखाएंगे किताब, तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम नियम कानून जानते हो। मतलब ये हमारी परंपरा रही है कि हम लोग जो है, जो पहले होता आया है, जो हमारी ट्रेडिशन है, कस्टम है, चलन है, उसको, उस पर ज्यादा हम लोग भरोसा करते हैं इंस्टीट्यूट की जो ब्लैक एंड व्हाइट में, खास करके अंग्रेजों के द्वारा जो लिखी गई नियम कानून है। मान लीजिए ये कल्चर है, ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, लेकिन मान लीजिए ये है, तो इससे हम परे नहीं जा सकते। मतलब जो भी हमारी कल्चर है, आप जो भी बिलीव करते हैं, उससे ही प्रभावित होता है वहां का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये रॉबर्ट डल कहते हैं। इसलिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? सी हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। द लिटरेचर ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेज एम्फेसिस ऑन, ये इतना आसान क्वेश्चन है। 5 थीम जो एनपीए के, रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट फोकस, वही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ के क्लाइंट फोकस हट गया है। लड्डू क्वेश्चन, विच इज द 5th स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लैसवेल। ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि लैसवेल ने जो है पॉलिसी साइकिल को बांटा। इंटेलिजेंस, जिसमें कि स्कैन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है समाज में जिसके लिए कि पॉलिसी बनेगी, उसको इंटेलिजेंस स्टेज कहते हैं। सेम जो हर्बर्ट साइमन ने भी कहा था, जहां हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर प्रमोशन, जो इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है, वो अल्टरनेटिव जो है प्रमोट करती है पॉलिसी कम्युनिटी की, ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव। फिर जो है उसमें से एक को जो है वो एक तरह से सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उस एक को जो है ऑथोरिटेटिवली पब्लिक पॉलिसी मान लिया जाता है, एक अल्टरनेटिव को, और डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। 5वां जो स्टेज है जो यहाँ पूछा जा रहा है, वो है उसको इंप्लीमेंट या अप्लाई किया जाता है। फिर उसको पॉलिसी साइकिल टर्मिनेट हो जाती है, और फिर अप्रेजल किया जाता है लास्ट स्टेज में, इवेल्युएशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। डिफिकल्ट। वैसे आप जान ले कि हैरोल्ड लैसवेल जो है वो पॉलिसी साइंस के फादर कहे जाते हैं। Which of the following ministry is associated with the स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण? ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके 2 कंपोनेंट है, एक ग्रामीण और एक अर्बन। ग्रामीण जो चलाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन चलाती है। जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर चलाती है। अब इसमें डिफिकल्ट है, और ये जो स्वच्छता अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर कराती है। सुपर कंफ्यूजिंग। मतलब ये ना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम इस तरह से कंफ्यूजिंग वे में बांट रखे हैं, और उससे जो है सेटर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मेरे अनुसार से सही नहीं है। जब तक कि आप गवर्नमेंट में खुद ना हो तो इस तरह के डिफरेंसेस को पढ़ के पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Which of the following is the first state to bring social audit law? ये सब एकदम आर्बिट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेघालय। आप नेट पे जाकर पढ़ लीजिए। इन सब क्वेश्चन से दूर रहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आर्बिट क्वेश्चन आप देखेंगे 5-6 आर्बिट क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए उनको। डिफिकल्ट जो है
15 से 17 गेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप JRF कंप्लीट कर जाएंगे बिना इन सब क्वेश्चन में माथा फोड़ी किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नॉर्मली यदि मुझे ऐसे कहा जाता तो मैं बोलता नीति आयोग, क्योंकि सारे इंडेक्स जो है नीति आयोग निकालती है, लेकिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने निकाला है। ये एक बस जानने की बात है, आप जानते हैं तो जानते हैं, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें कौन सही है। यदि ऑप्शन को पहले हम देखें, जो मैं टेक्निक बताता हूं, तो इसमें तीनों भी सही हो सकते हैं या एक गलत है। अब आप देखिए, इट प्लेड ए नोटेबल रोल इन रेशनलाइजिंग इवन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन। आपको पता है कि टेलर की जो थ्योरी थी उससे प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट से। इट फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, ये भी सही है। It was the first to propound the idea that administration is a separate activity. Of course, ये भी सही है, मतलब इसको कौन इस तरह के स्टेटमेंट को गलत बोलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देके उन्होंने एक अलग विधा बनाई, तो ABC बहुत सबसे सही लगता है, आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी, अब जैसे स्टूडेंट ने देखा होगा मेरे फेरल हेडी, उनको लगा होगा ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको फेरल हेडी का नाम भी नहीं जाना, अब आगे पढ़िए। द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम याद आई थी, फ्रेडरिक को याद कीजिए, और उन्होंने किस तरीके से जो है वो इकोलॉजिकल अप्रोच अपना करके कंपैरिजन किया प्रिज्मेटिक, फ्यूज्ड और रिफ्रैक्टिव सोसाइटी के बीच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब ये कह रहा है इसमें, अब यहाँ पे यदि आप आएंगे तो एक इसमें एक या गलत होगा या कोई गलत नहीं होगा, ABCD भी है, और आपको पता है कि ऑल जो है जनरली सही होता है। अब देखिए, द सर्च फॉर थ्योरी, कौन सा ऐसा ब्रांच है जो कि थ्योरी नहीं सर्च करेगा? डेफिनेटली अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। यस, कंट्रीब्यूशन टू द ब्रॉडर कहना चाहता है, ब्रॉडर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यस, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पार्ट ही तो है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सभी एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ABCD सब सही है, तो बहुत आसान है। विच आर नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अभी PIL के बारे में हम लोगों ने देखा, PN भगवती, अभी दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक गलत हो सकते हैं, दो बहुत गलत, तीन भी गलत हो सकते हैं। ओनली रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल PIL, क्या इतना रिस्ट्रिक्टिव होगा? कॉमन सेंस से सोचिए, जहां पे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, क्या हम कहेंगे कोई सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं तो नहीं फाइल करेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसलिए A को आप काट दीजिए, A को काट दीजिए, A को काट दीजिए, तो बच जाता है D ओनली, BC। तो D को सबसे देखते हैं। देर इज नो कोर्ट फी फॉर फाइलिंग PIL। अब चलिए, यदि आप कंफ्यूज भी हैं तो इधर आइए, B और C को देखिए। PIL can be filed in Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226। ये दोनों बिल्कुल सही है। यदि ये सही है, आपको BC मिल गया, तो आप C को, जो D को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों सही होगा, ये सही होगा, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। इसका मतलब कोर्ट फी जो है PIL में लगती है, और फ्री क्यों होना चाहिए? नहीं तो फ्रिवलस हो जाएगी, कुछ ना कुछ नॉमिनल फी तो लेना ही चाहिए कोर्ट को। अब यहां देखिए, RTI एक्ट में संशोधन किया गया 2019 में, आपको जरूर ये याद रखना चाहिए और ये नजर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन था। कई लोगों ने इस पर आरोप लगाया था कि उसके पावर को डाइल्यूट की जा रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को थोड़ा हल्का बनाया जा रहा है। तो उसमें दो बातें खास करके थी कि यहाँ पे जो फिक्स टर्म जो था उसको चेंज करके जो है प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट पे किया गया कमिश्नर की, तो थोड़ी उससे डाइल्यूट होती है। और इस तरह कोई चेंज नहीं किया गया नंबर ऑफ मेंबर्स में, और सैलरी अलाउंसेस भी जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इस टाइप की बातें की गई। ये भी जो है कोई टेनियर या एज चेंज नहीं किया गया। तो A और C जो है सही है, तो ये आपको जानना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ये आपको जानना होगा। स्टेटमेंट 1 यहाँ देखिए, द पॉलिसी एजेंडा इज द सम ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिमांड दैट ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप हैव ट्राइड टू गेट इनटू द पॉलिसी एजेंडा। ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी एजेंडा एक्चुअली वो होता है जो स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है। पॉलिसी एजेंडा मतलब ये होता है जब सरकार या जो निर्णय लेने वाली संस्था है, कोई भी जो डिसीजन ले सकती है, जैसे गवर्नमेंट ले सकती है, वो जो सोचती है कि मुझे ये करना है, अब इस पे निर्णय लेना है, उसको पॉलिसी एजेंडा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि बहुत सारे किसानों के सुसाइड के जो है घटनाएं जगह जगह से आ रही है, देश में न्यूज़पेपर में निकल रहा है, विरोधी दल उस पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी एजेंडा में तब तक नहीं आएगा जब तक सरकार ना माने कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब इस पे कोई निर्णय लेना होगा। जब सरकार ऐसा विचार कर लेती है और पता लगा वो कैबिनेट के बैठक में वो एजेंडा में आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई कमेटी गठित कर दी, तब वो पॉलिसी एजेंडा में आती है।
तो जो यहां लिखा गया, द पॉलिसी एजेंडा इज कंपोज्ड ऑफ द डिमांड्स दैट पॉलिसी मेकर्स, मतलब डिसीजन मेकर्स जो गवर्नमेंट होते हैं, हैव एग्रीड टू कंसीडर, जो गवर्नमेंट जिस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई वही पॉलिसी एजेंडा है, आपके कूदने फादने से नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए पहलवान लोग जो है बैठे हुए हैं, धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पॉलिसी एजेंडा में नहीं है। मान लीजिए कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है नहीं, जो खेल संघ है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के हम बहुत चिंतित हैं और हमारे पॉलिसी एजेंडा में है, अब हम इस पर कोई नया कानून बनाएंगे, कोई नया पॉलिसी लाएंगे, तो वो तब एजेंडा में आता है। इस चीज को समझने की जरूरत है जो यहां पे दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। तो ये तो आपको पता है इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होते हैं। ये परहैप्स जो है ये डी ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दूसरा होता है दोनों इनकरेक्ट हैं, फिर होता है पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, और फिर लास्ट में होता है पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। ये भी उतना ही आसान है। हर्बर्ट साइमन ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक मैन का डिफरेंस दिया, क्या इससे हो जाता है बी का 1 और इसी से आपका क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लीजिएगा। वेरी वेरी इजी। यहां पे चैलेंज कीजिए क्योंकि इन्होंने रॉन्ग किया है। उज्ज्वला जो है वो ये मिलाते हैं, इनके अनुसार से ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, जबकि उज्ज्वला स्कीम जो है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री का है। तो इन्होंने रॉन्ग कर दिया, इसलिए इसको क्वेश्चन को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको चैलेंज कर दीजिए। एल्टन मायो, ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने इल्यूमिनेशन किया, फिर रिले असेंबली, फिर उसके बाद मास इंटरव्यू, फिर बैंक बैरिंग। तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, वेरी इजी। तो बी से शुरू होता हुआ। अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी लिखा गया है कि कैसे ये चेंज हो रहा है, कैसे जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है बदल रही हैं। बहुत लंबा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत आसान है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब लोग कैसे तौलते हैं, एक पब्लिक गुड है एंड लाइक दैट, ब्ला ब्ला लिखी गई। व्हाट इज द, इसको लेकिन मुझे लगता है चैलेंज कीजिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ए मेजर रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्यूचर। इसमें जो लाइन दी गई थी वो अलग थी। उसमें ये था कि एक तो पीपल उसको जज कर रहे हैं, बहुत अलग तरीके से उनके एक्सप्रेशन बढ़ गए, और साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत साइंटिफिक पैमाने पर उसको चेक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सही आंसर क्या दे दिया है, मतलब ऑफिशियल आंसर, साइंटिफिक थिंकिंग अमॉन्ग पीपल। ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसको चैलेंज कीजिए, पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा कि ये आंसर गलत है, इसको चैलेंज कीजिए। Who among the following has identified the transition of public administration to a profession? ये बिल्कुल लाइन उठा करके दिया गया है, लैंड का लाइन उससे लिया गया है। Which among the following statement are not related to the transition of the discipline of public administration? Actuate self-definition, changes in the modern life, extensive scientific recognition, economic and financial crisis। ये कहीं इसमें मेंशन नहीं है, बाकी सब मेंशन है वो ट्रांजिशन के लिए, तो यही सही है। In future, public administration will be assessed with scientific tools which performance indicator and high standard of theory। ऐसा लिखा गया है। The impact of public choice and NPM is more on the present day administration। ये वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है कि आज के एडमिनिस्ट्रेशन पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक चॉइस का बहुत असर है, लेकिन इस आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा गया, इसलिए ये सही किया है कि उसको इनको फॉल्स माना है। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, यही सही है। Identify the correct option among the following statement related to discipline of public administration। Public expect good and skillful, यहाँ correct। skillful administrator को चाहते हैं, public expect quality of service चाहते हैं, public expect effective management of institution, public wants to continue with the present model bureaucracy। No। और वैसे भी ये तो आउटलाइन स्टेटमेंट है, एक तो गलत होना ही है, तो ए बी सी इसमें सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मीडियम मैंने रखा है क्योंकि आप जैसे पढ़ेंगे, देखिए बिहेवियरियल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मायो ने शुरू किया। बिहेवियरल अप्रोच क्या है? स्टडी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम होगा नहीं। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट, ये तो ठीक स्टेटमेंट नहीं है। यूज ऑफ बिहेवियरल साइंस इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये बिल्कुल सही है, इससे अच्छा कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नो। तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान ही एक तरह से। Which of the following are the trends noticed by the Fredericks in comparative public administration? ये फर्स्ट है, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए। ये मैंने यहाँ सोर्स भी दे दिया है, इस सोर्स में आप देख सकते हैं इन्होंने गलती क्या किया है कि इन्होंने ये सब शिफ्ट बताया था, पढ़ लीजिएगा। यहाँ इन्होंने पूरा गड़बड़ कर दिया। नॉर्मेटिव नहीं है, ये वर्ड है नोमोथेटिक। नोमोथेटिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, और इडियोग्राफिक का मतलब होता है इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब जो
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअलिस्टिक से यूनिवर्सल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इन्होंने इडियोग्राफिक टू नॉर्मेटिव कह दिया, इससे पूरी ही बात बदल जाती है। और हिंदी में भी उन्होंने उसको वैसा ही कहा है। चूंकि ये बिल्कुल गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन अब सही नहीं है, इसलिए बिल्कुल इसको चैलेंज कीजिए, इनको हटाना पड़ेगा। ये सोर्स भी आप दे सकते हैं। टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन स्टैंड फॉर, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। हार्मनी इन कॉपरेशन, मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि जो दोनों वर्कर और मैनेजर दोनों में एक हार्मनी होगी, दोनों का मेंटल रिवॉल्यूशन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में इम्पर्सनैलिटी होती है, रूल बेस्ड होता है, मेरिट बेस्ड होता है, रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है, और काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिवीजन लेबर होते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे कि इसमें कोई नॉर्मेटिव फैक्टर इसमें बहुत लैक करता है। मतलब आपको वैल्यू नहीं है, एकदम आपको लगेगा कि निष्ठुर, वैल्यूलेसनेस। तो लैक ऑफ नॉर्मेटिव फैक्टर ऑफ गाइडिंग एक्शन, सब कुछ रूल रेगुलेशन है। कोई मर रहा है तब भी आप जो रूल रेगुलेशन देख रहे हो, तो ये डेफिनेटली इसकी जो है एक बुराई मानी जाती है, जिसको कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म करने की कोशिश की, वैल्यू को बैक लाने की कोशिश की। Who among the following was the first president of National Consumer Dispute Redressal Commission? एकदम अरबिट है, कौन याद रखता है? चलिए, ऑफिशियल आंसर ये आप चेक भी कर सकते हैं। हाउ वाज नीति आयोग फॉर्म्ड? इसको मैंने मीडियम लिखा है इसलिए क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट से ये बना था या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था। तो आप ये जान लीजिए कि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग दोनों ही ना तो किसी एक्ट से बना है और ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब ये दोनों ही नहीं होती है तो एक ही तरीके से बनती है। कैबिनेट जो होती है उसकी बैठक में रिजोल्यूशन पास होता है, उस रिजोल्यूशन से ऑफकोर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलती है, लेकिन बेसिकली इसका सही आंसर है कि रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप, ये सब तो आसान है कि प्रेग्नेंट वुमेन को मील मिलना चाहिए, एल्डेस्ट वुमेन जो है हाउस होल्ड की, वो राशन कार्ड उनके नेम से इशू होगा, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज कर जाएंगे और आपको एक केवल निकालना है। तो ये जो है ना, ये सही है कि जो गर्भवती महिला है उसको न्यूट्रिशन के लिए, कि उसके बच्चे और जच्चे के लिए जो है उसको 6,000 रुपये जो है मिलते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी में जाके मेडिकल चेकअप इसमें शामिल नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। निगेटिव मेथड ऑफ, ये थोड़ा लैंग्वेज ही बहुत अजीब है इसलिए ये डिफिकल्ट होता है। निगेटिव मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल थ्रू पर्सनल मैनेजमेंट विच इज लीस्ट यूज इन इंडिया। मतलब देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब जो कि आप जो आप रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूटमेंट या जो सर्विस के जो कंडीशंस होते हैं कि आपको ये करोगे तो पेनल्टी लगेगा, इंक्वायरी होगा, आपको ये नहीं करना है, डोंट डूज, उसके थ्रू जो आप एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं उसको पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसमें देखिए कि रिटर्न वार्निंग तो मिलती ही है, एम्प्लॉय का रैंक घटा दिया जाता है, फुल इंक्वायरी होने पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रीमेंट, मतलब कोई यदि छोटी मोटी गलती हो तो डांट लगाई जाती है, राइटिंग में भी उसको 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 सेंसर भी कहते हैं। तो लेकिन कैश फाइन इंडिया में बहुत कम लगाया गया। कभी आपने सुना है कि किसी ऑफिसर को 50,000 रुपये का फाइन लगा हो? तो ये मतलब कॉमन सेंस से आप जो है इसको थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि ऐसा कम से कम ये यूज हुआ है, लीस्ट यूज कहा गया है ना। हेनरी फायोल्स जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेबल एक्ट, ये एक बार के लिए याद कर लीजिए, आगे हमेशा याद रहेगा। टेलर की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल थी वो ऑपरेटिव लेवल पे, जो शॉप फ्लोर लेवल पे जो है वो बेसिकली उसको फोकस था, एड्रेस था, और फायोल का जो है टॉप मैनेजमेंट लेवल को एड्रेस था, उनकी जो जनरल प्रिंसिपल है। बस याद कर लीजिए, डिफिकल्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट? ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, मैंने इसको पूरा पढ़ा। सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट का जो है उसमें है कौन कौन से प्रावधान है जो एग्जम्प्टेड है। उसमें मुझे कहीं ये नहीं मिला कि इंफॉर्मेशन दैट वुड इनहांस फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसको क्यों नहीं दिया जाए? ये पूरा लैंग्वेज ही गलत है। तो और इसका सही आंसर है कि ये सभी जो है एग्जम्प्टेड है, तो बिल्कुल ये चैलेंज करें। इसके अलावा जुडिशियल रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट, ये तो अभी पब्लिक किया जा रहा है, तो इसको क्यों सेक्रेट रखा जाएगा? तो ये बिल्कुल चैलेंज, ये रॉन्ग मुझे लग रहा है, इसको चैलेंज कीजिए। Who among the following are included in the GST Council? ये भी कॉमन सेंस सवाल है। आपको पता है जीएसटी काउंसिल सबसे बड़ी एक संस्था होती है जो जीएसटी रेट को डिसाइड, सारे पॉलिसी जीएसटी करती है, और फाइनेंस मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। यदि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों रहेंगे? तो बी को आप निकाल दीजिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते उसमें। तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो चलिए 50-50 गेम आपने खेल लिया। अब यहां देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें कोई ऑफिसर नहीं होता है। इसमें सारे जो हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए ई जो है उसको निकाल दीजिए, तो ई निकल गया, तो बस एक ही बचा, और फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं बाकी कौन कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द
एंटी गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें से कौन नहीं है गोल। तो एंटी गोल मतलब कि विच आर द एंटी गोल्स ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये एंटी वैल्यू तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वैल्यू को इन्होंने बैक खींच करके लाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो डी को निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए, डी एक ही बचता, आपको बाकी देखने की भी नहीं। इट वाज ऑफ कोर्स एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी टेक्निकल, एंटी हायरार्किकल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और एनी प्रोजेक्ट। प्रगति जो है तो प्रोजेक्ट पोर्टल ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके थ्रू ही प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है। जीवन प्रमाण जो है ई गवर्नेंस से जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो अपनी लाइफ सर्टिफिकेट इसमें देते हैं पेंशन पाने के लिए, तो ये भी है। दर्पण जो है एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो नीति आयोग ने बनाया हुआ है, इसमें सभी एनजीओ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सागर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ना एक निकालना ही है, तो वो सागर है, सी। हर्बर्ट साइमन जो है वो प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन की बात करते हैं। आपने दिन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ा हो तो ए के टू से ही जो है आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। एक आपको केवल चाहिए, मैरी पार्कर फोलेट ने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, तो कितने जगह मैंने लिखा है, तो डी का 4, और डी का 4 से ये क्रैक हो जाता है, इजी। ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इंडेक्स कौन मिनिस्ट्री निकालता है। ये शिफ्ट 1 में भी आपने देखा था कि शिफ्ट 1 में आपने देखा होगा स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो हुपा कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो बी का 4 और बी के 4 से ये हो जाता है क्रैक। लेकिन बाकी देख लीजिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हम लोगों ने शिफ्ट 1 में देखा था कि वो डार पीजी करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांस एंड पेंशन। तो ए का 2, तो चेक कर, मतलब और बाकी मिला लीजिएगा। लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट है जानना, आप इस सब क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, मैंने बताया आपको कि सेकंड एआरसी ने 15 रिपोर्ट दिए हैं। मैंने अगले स्लाइड में डाल दिया, एक बार फिर से याद कर लीजिए। अब उसमें कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, ये कहते हैं इनका सही क्रम ये है। 89 नंबर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स दैट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड कोलिजिकल ऑर्डर। इसमें भी आप टिप्स यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लोकपाल एक्ट तो 2013 में आई है, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आई, ये हम लोग को पता है। तो इसका मतलब कि पहले डी है और फिर ए है। यदि ए डी होगा तो हम काट देंगे, तो यहाँ पे देखिए ए डी है, कट गया। डी ए है तो सही है, डी ए है तो सही है, डी ए सही है, तो एक तो आपने इसे भगा दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये 2003 में आई है सेंट्रल विजिलेंस एक्ट। इसका मतलब क्या है कि ई पहले होगा, डी बाद में होगा। तो यदि डी ई हो तो हटा देंगे, तो ई डी है तो ठीक है, ई डी है, यहाँ पे डी ई है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये ठीक है, तो दो को हमने भगा दिया। तो इस टाइप से जो है आप इसको कर सकते हैं। एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कॉमन सेंस से समझिए कि ये तो कंट्री बनी होगी तभी आ गई होगी, इन सबसे पहले आई होगी, तो सी से शुरू होता हुआ होगा। अब सी से शुरू होता हुआ केवल हमको एक ही बच गया है इन दो वैलिड में से, वो ये है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से गेस कर। ये जो है ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पे है कि कैसे जो है, और ये गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंस को भी बताता है। कुछ जो पॉइंट जिसमें कि क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये है कि अब आज के समय में पब्लिक पॉलिसी बहुत बदल रहा है, क्योंकि एक रिसर्च और पॉलिसी का जो है नाता जो है बढ़ते जा रहा है कि रिसर्च बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी जो है पढ़ाना चाहिए एग्जीक्यूटिव को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि उससे प्रोफेशनलाइज होता है ब्यूरोक्रेसी। एक बात ये भी है कि गवर्नेंस क्या है, ये कई जगह आता है। गवर्नेंस रेफर टू ऑल मैनर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड ऑथोरिटी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कई बार आपको पढ़ा है, गवर्नेंस जो है यही है कि अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को किस तरीके से आप बेस्ट जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए निर्णय ले सकते हैं मिलजुल करके। उसमें गवर्नमेंट भी आती है, सिविल सोसाइटी, मार्केट, ओपिनियन लीडर, मीडिया, मतलब सबका सम्मिलित प्रयास से आप अपने रिसोर्सेज को या इकोनॉमी को बेस्ट जो है मैनेज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज गवर्नेंस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके अलावा जो है however the extent to which they have improved the control of resources and question of efforts changing control relation between the states, आगे देखेंगे हम लोग। ये सब जो लाइन है उसको पढ़ लीजिएगा, इससे सबसे क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट हैज वाइडेंड। यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट, ये गैप बढ़ी है कि बहुत अब ज्यादा एक्टर जो हैं वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं गवर्नमेंट के साथ, इसलिए गवर्नमेंट हैज नॉट रिमेन्ड सेम एज गवर्नेंस।
Which of the following is not correct regarding governance, exercise of control authority है, absence of relation between states and society, absence नहीं है, ये है, allocation of resource है, issue of access to resource of people है, तो ये गलत हो जाएगा. Which of the following are correct that redefine public policy and government's issue of urbanization, environmental, ऐसा कहा है उन्होंने, debate on form of government ये भी कहा है, governance, status of rhetoric ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, तो इसमें ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा है, केवल ए और बी कहा है, तो ए और बी है, पढ़ लीजिएगा. पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन इज नेसेसरी टू प्रोफेशनलाइज ब्यूरोक्रेसी, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये आसान है. पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन रिसर्च एंड पॉलिसी, ये भी आपने देखा, लिखा हुआ है, ट्रू है. नियो लिबरल पैराडाइम वॉज फाउंडेड ऑन द नैरेटिव ऑफ द इनएफिशिएंट स्टेट, ये बिल्कुल लिखा हुआ है. नियो लिबरल पैराडाइम इज इंक्लूसिव इन नेचर, नो, एकदम उल्टा है, एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव नहीं है, तो फॉल्स है. तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन इजी, इसमें आपको 100% नंबर लाना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट, इस पूरे इस लंबे वीडियो से आपको लेसन क्या मिलता है, एक निचोड़ यदि देखें तो इसमें 13 से लेके 21 तक क्वेश्चन है. मतलब 21 क्यों हो गए हैं बाद में, क्योंकि उसमें 5 जो हैं वो पैराग्राफ या कंप्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थे. आप देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं. अब मतलब ऐसा हो गया है कि 21 क्वेश्चन वन ऑफ द हाईएस्ट है. आईआर और जो इंडियन पॉलिटी है उसके लगभग बराबर हो गए हैं, तो इसको बहुत ज्यादा आपको वैल्यू देना है. इसमें क्वेश्चन इजी टू मीडियम होते हैं, आप बहुत हाई स्कोरिंग 80%, मेरे स्टूडेंट 80% स्कोर कर सकते हैं. इसमें आपको जेआरएफ कराने में ये बहुत हेल्प करेगा. सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल नेट पे जाइए, पढ़िए, जो थ्योरी है उसको पढ़िए, जो मेरे वीडियो हैं वो सिलेबस के अनुसार देखिए. यदि मैरी पार्कर फोलेट हैं तो उनकी वीडियो देख लीजिए, चेस्टर बेर्नार्ड का देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, तो जितने डिसीजन मेकिंग थ्योरी साइमन के अलावा और लोगों ने दिया वो देख लीजिए. इकोलॉजिकल अप्रोच है तो रिग्स के अलावा और जितने लोगों ने दिया, जैसे अभी हमने डहल का जिक्र किया, ये सब देख लीजिए. तो सिलेबस के अनुसार पढ़िए, उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा. जो फोकस थीम है वो डेफिनेटली थिंकर्स हैं, डिफरेंट थिंकर्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे क्लासिकल थिंकर हो, न्यू एरा के हो, या बिहेवियरल अप्रोच के हो, उन सब थिंकर, उनके जो थॉट हैं, प्रिंसिपल्स खास करके हैं, कॉन्सेप्ट हैं, टर्म हैं, बुक्स हैं, ये सब आपको. इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी के जो जितने कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप के हैं, वो आपको जानने हैं, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. गवर्नेंस जो मामला है, कैसे ये गवर्नमेंट से अलग है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे भी पूछा जाता है. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट स्कीम है, जैसे मान लीजिए स्वच्छता सर्वेक्षण है, या डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, या आत्मनिर्भर भारत है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जितने भी ये सब भी आते हैं. इसके अलावा जो संस्थाएं हैं जो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखी, लाइक आरटीआई हो गई, नरेगा हो गए, या उस टाइप के जितने भी सिलेबस में जो दिए गए हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस टाइप के जितने भी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी वाले मामले, सिटीजन चार्टर है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल है, ये सब चीज़ों पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको जो मेमोराइज करने हैं वो थिंकर्स, उनके कॉन्सेप्ट, उनके जो द्वारा टर्म दिए गए, मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन दिया गया, बाउंडेड रैशनलिटी साइमन के द्वारा दिया गया है, या मेंटल रिवॉल्यूशन जो है वो, या साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है टेलर के द्वारा, इस टाइप के टर्म भी याद करने हैं, उनके बुक्स भी याद करने हैं. स्कीम प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैंने बोला, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, किस मिनिस्ट्री का क्या रोल है, थोड़ा लाइन स्टाफ, ये सब भी थोड़ा देखना है. और इंडेक्सेस जो है ना, जैसे कि मान लीजिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ब्रॉडबैंड इंडेक्स है, ये सब कौन ले करके आते हैं, कौन से मिनिस्ट्री एजेंसी, ये भी थोड़ा याद रखने की जरूरत है. जो रिसोर्सेज है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो पॉल साइंस हेल्प जो चैनल है, उसमें जितने मेजर थिंकर के जो वीडियो हैं उसको देख लीजिए, बिल्कुल 6-7 बार देख लीजिए. पहली बार जो है नॉर्मल स्पीड में, फिर उसको बढ़ा बढ़ा करके 1.25, 1.5 लाइक दिस. यूजीसी नेट की जो गाइड है इंस्टा मोजो पर, वो बिल्कुल वैल्यूएबल रिसोर्स है, उसको 6 से 7 बार प्रैक्टिस कीजिए. जितने भी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस वीडियो हैं, जैसे ये भी उसमें से एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसको खास करके देखिए. इवन पीजीईटी के जो हैं, लाइक जामिया में बहुत अच्छा पूछा जाता है, और भी एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. सीपीईटी उड़ीसा में मिल जाएंगे, एंड एचसीयू में मिल जाएंगे, डीयू में भी मिलेंगे, इस सब पे देख लीजिए. देन जो ये लेटेस्ट बुक जो मैंने निकाली है, वो एक तरह से निचोड़ है, एक टेस्ट सीरीज जो आपको एकदम एट नॉमिनल कॉस्ट मिल जाती है. जो टेस्ट सीरीज मैंने खुद जिसको गाइड किया था, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन बनाने की मैंने कोशिश की थी, उसमें 2 मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं किंडल वर्जन.
Amazon पे। तो these are the resources. सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो आप उसके टेस्ट सीरीज को, जो 25 टेस्ट सीरीज हैं और 25 से ज़्यादा रिकॉर्डेड जो है सेशन है, उसको आप नॉमिनल कॉस्ट पे प्राप्त कर सकते हैं अभी भी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल पे भेजिए, आगे आपको गाइड किया जाएगा। और फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि UGC नेट की गाइड आप इंस्टा मोजो से ले सकते हैं, जिसकी यहाँ पे दी गई है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका क्लिकेबल लिंक मिलेगा। और 1000 MCQ आप नेट GRF के लिए अमेजन से ले सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और थीम के साथ, तब तक के लिए विदा।